हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका 12th का चैप्टर नंबर 11 3D यानी कि 3D में ज्यामिति का वन शॉट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जितने भी 3D के कंसेप्ट्स जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं उन सभी कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे और इसी वन शॉट का पार्ट नंबर 2 लेकर के आएंगे जिसमें हम 3D के इंपॉर्टेंट PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा है उन सभी को हम एक और वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। हमने इसी प्रकार से एक चैप्टर वेक्टर है उसको भी फुल डिस्कस किया था, उसका हमने पार्ट 1 देख लिया है अभी तक वेक्टर का, जिसमें हमने उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ है वो समझ लिया है। और आज की इस वीडियो में हम 3D के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि किन किन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और फिर हम उन सभी टॉपिक्स पर आते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपके 3D की तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है रेखा के दिक, कोसाइन और दिक अनुपात। हमने पिछले चैप्टर में क्या देखा था कि किसी सदिश के दिक, कोसाइन और दिक अनुपात देखे थे, लेकिन इस चैप्टर में हम किसी रेखा के दिक, कोसाइन और दिक अनुपात है वो देखने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है 3D इसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि यदि आपने इसमें फॉर्मूला है उनको याद कर लिया तो आप यानी कि इसमें जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा उसको बहुत अच्छे से और बिल्कुल आसान तरीके से करके आ जाओगे, क्योंकि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सभी के सभी फॉर्मूला बेस्ड ही होने वाले हैं। फिर अपना अगला टॉपिक होगा अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। अब आप बोलोगे भैया अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण का मतलब क्या है, तो वो है कि 3D में जो रेखा का समीकरण है वो हम किस प्रकार से डिस्कस कर रहे होंगे उसको हम देखेंगे। अगला टॉपिक है दो रेखाओं के मध्य कोण। हमें कोई भी दो रेखाएं दी गई होंगी 3D में, उन दोनों के बीच का जो भी एंगल होगा वो हम किस प्रकार से निकाल रहे होंगे और उसको निकालने का क्या तरीका है वो भी हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। आगे है दो रेखाओं के मध्य दूरी। अगला अपना टॉपिक क्या है, दो रेखाओं के मध्य दूरी, यानी कि कोई भी दो रेखाएं दी गई होंगी वो एक तल में भी हो सकती है, वो अलग अलग तल में भी हो सकती है, उन सभी को हम डिस्कस कर रहे होंगे और उनके बीच की दूरी है वो भी हम निकालना सीखेंगे। लास्ट में है आपके जितने भी बोर्ड हैं उनमें एनसीईआरटी चलती है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे और सभी क्वेश्चंस को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते वन शॉट में, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा है उन सभी को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं रेखा के दिक, कोसाइन और दिक अनुपात। देखो ये जो टॉपिक है ये आपने पिछली कक्षा में भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि वेक्टर वाले चैप्टर में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फर्क उतना ही था, उसमें हम एक सदिश के अनुरूप बात कर रहे थे और अब हमें किसी रेखा के दिक, कोसाइन और दिक अनुपात बताने हैं। तो हमने ये देखा था कि किसी रेखा के दिक, कोसाइन क्या है, हम उन्हें क्या बोलते हैं, एल, एम और एन से ही बोलते हैं। एल, एम और एन क्या हो गए, किसी रेखा के दिक, कोसाइन हो गए, और दिक अनुपात ये हो गए ए बी सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये क्या हो गए, इसके दिक अनुपात हो गए। ये हमने वेक्टर में भी देखा था कि एक स्थिति सदिश लिया था, उसके बाद हमने दिक, कोसाइन और दिक अनुपात देखे थे। अब दिक, कोसाइन, एल, एम, एन है क्या, यदि उसकी मैं बात करूं तो सॉरी तो एल, एम और एन है क्या, यदि मैं उसकी बात करूं
तो LMN बेसिकली ये है कि कोई भी रेखा दी गई होगी, उसका एक्स एक्स के साथ कोस का जो एंगल होगा वो L कहलाएगा। M क्या होगा, उस रेखा से वाई एक्स के बीच का जो कोण होता है उसका कोस की जो मान होगी वो होता है M, और N क्या होता है, रेखा का जेड एक्स के साथ जो एंगल होगा उसका कोसाइन मान, यानी कि कोस का मान जो होगा वही क्या होगा, L, M और N कहलाते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से वेक्टर वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। यानी कि L क्या है, कोस एल्फा, M क्या है, कोस बीटा, और N क्या है, कोस गामा। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक वेक्टर वाले चैप्टर का वन शॉट नहीं देखा है तो वो वेक्टर वाले चैप्टर का वन शॉट जाकर के देख करके आ सकते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया अल्फा बीटा और गामा क्या है यहां पर, अल्फा बीटा और गामा क्या है यहां पर, तो अल्फा मैंने वही बताया कि एक्स एक्स के साथ कोण, रेखा का एक्स एक्स के साथ कोण वो क्या होगा, अल्फा। और ये जो अल्फा बीटा और गामा है ये हमारी तरफ से दिए हुए नाम है। इसी प्रकार ये हो जाएगा वाई एक्स के साथ, और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जेड एक्स के साथ। इसको हमने क्या नाम दिया था, अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा। ये हमारी तरफ से दिए हुए नाम है अल्फा बीटा और गामा। ये हो गया, आपको समझ आ गया। अल्फा क्या है, एक्स एक्स के साथ कोण, बीटा वाई एक्स के साथ कोण, और गामा क्या है, जेड एक्स के साथ एंगल है। अब यदि मैं यहां पर बात करूं दिक् अनुपात ए बी सी, यानी कि रेखा पर कोई बिंदु दिया गया होगा, उसके जो बिंदु होते हैं वही क्या होते हैं, इसके दिक् अनुपात होते हैं। अब यदि मैं बात करूं L बराबर कोस अल्फा हो गया, M बराबर कोस बीटा और N बराबर कोस गामा, ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि भैया LMN और ABC के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो वो यदि मैं डिस्कस करूं तो वो क्या होता है, L क्या होगा, A अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही क्या होता है, कोस अल्फा भी बोल सकते हो, एल भी बोल सकते हो। एल और ए के बीच में ये रिलेशन होता है। अब हम इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे कि हम इनको बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। ये एल एम और एन हो गए। एम क्या हो जाएगा, इसी प्रकार बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसी प्रकार एन क्या हो जाएगा, सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गए एल एम एन और ए बी सी के बीच में जो रिलेशन होता है वो हो गया। अब देखो, यदि आप पूछोगे कि ये कहां से आया, तो इतना डिटेल में हम वन शॉट में नहीं जाने वाले हैं। जब हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में, एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चंस और सभी चीजों को जब हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, तो उस टाइम ये चीजें आपको सिखाई जाती है कि ये कहां से है। अभी के लिए आपको जरूरी क्या है कि आप इनको याद रखिएगा कि एल क्या होता है, एम क्या होता है, एन क्या होता है। ये हो गया रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। ठीक है, आ गया समझ में? एक सेकंड, हेलो हेलो, हाँ आ गया समझ में? तो ये था आपकी रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। यदि हम आगे चले, आगे अपने एक और टॉपिक को डिस्कस करें, तो वो क्या होगा, अगला जो टॉपिक है वो है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। अब की बार हमें क्या दिया गया होगा, किसी भी रेखा पर कोई भी दो बिंदु दिए गए होंगे
जिससे हमें उस रेखा के दिक कोसाइन और दिक अनुपात बताने हैं। जैसे हमें दिए गए होंगे, हाँ, इस प्रकार से मान लीजिए ये कोई रेखा है, ये कोई हमें एक रेखा दी गई है जिस पर हमें कोई दो बिंदु दिए गए होंगे। मान लीजिए ये है बिंदु ए और एक बिंदु है ये बी। बिंदु ए और बी दिए गए हैं, अब इनके निर्देशांक भी दिए होंगे। मान लीजिए ए के निर्देशांक हमें दे रखे हैं x1 y1 और z1, और बी के निर्देशांक क्या है x2 y2 और z2। ये हमें किसी भी रेखा के निर्देशांक हैं वो दिए गए हैं, यानी कि कोई भी दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदुओं के निर्देशांक है हमें दिए गए हैं। अब दिक कोसाइन क्या होंगे, वही LMN, और दिक अनुपात क्या होंगे, वही ABC। अब हम LM और N तो निकाल लेंगे, लेकिन हमें AB और C क्या होगा ये डाउट है अब की बार। तो अब की बार ABC क्या होगा, यहां से A हो जाएगा x2 माइनस x1, B क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, और C क्या हो जाएगा z2 माइनस z1। ये अब की बार दिक अनुपात हैं, ये होने वाले हैं A, B और C। A क्या हो गए x2 माइनस x1, B है y2 माइनस y1, C है z2 माइनस z1। इस प्रकार से यहां पर A, B और C हमने देख लिए हैं। अब वही बात की A, B, C का LMN के साथ रिलेशन वही हो जाएगा कि L क्या हो जाएगा A ऑफ रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसी प्रकार M हो जाएगा B अपॉन और N हो जाएगा C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इस प्रकार से ये है किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक कोसाइन और दिक अनुपात। आगे चले तो अगला अपने पास एक इसी पर एग्जाम्पल आता है कि एक्स वाई जेड एक्सों की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, दिक कोसाइन, यानी कि एल एम और एन का मान हमें ज्ञात करना है। दिया क्या गया है एक्स वाई और जेड एक्सों की दिक कोसाइन। सॉरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। एक्स वाई और जेड एक्सों की दिक कोसाइन क्या होगी यदि मैं इसके सॉल्यूशन पर आऊं। तो अब की बार क्या दिया गया है हमें कि जो रेखा है एक बार उसे एक्स एक्सिस मानना है, एक बार उसे वाई एक्सिस पर मानना है और एक बार जेड एक्सिस पर मानना है। मैं एक्स एक्स की दिक कोसाइन ज्ञात करके आपको बता देता हूं, आपको वाई एक्स और जेड एक्स की खुद से करनी है। अब इसमें सबसे पहले यदि मैं देखूं कि एक्स एक्स की दिक कोसाइन वो क्या होगी, इसका तात्पर्य क्या है एक्स एक्स की दिक कोसाइन का कि जो लाइन है वो एक्स एक्स के बिल्कुल ऊपर होगी। तो एक्स एक्स के साथ जो एंगल है अल्फा, अब की बार वो क्या होगा 0 डिग्री, बीटा 90 डिग्री और गामा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी, जनरल नॉलेज की चीजें हैं कि बीटा और गामा है वो 90 डिग्री क्यों हुआ और अल्फा है वो 0 डिग्री क्यों हुआ। क्योंकि अब की बार जो रेखा है वो एक्स एक्स पर दी गई है और एक्स एक्स का वाई एक्स और जेड एक्स के साथ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और अल्फा क्या हो गया अब की बार 0 डिग्री। तो एल का मान क्या हो जाएगा कोस अल्फा, यानी कि कोस 0। कोस 0 का क्या मान होता है 1। अब की बार एम क्या हो जाएगा कोस बीटा।
कोस बीटा क्या हो जाएगा, कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। एन क्या हो जाएगा, कोस गामा, गामा का क्या मान है, 90 डिग्री, तो कोस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स एक्स की दिक कोसाइन क्या हो गई, एक्स एक्स की दिक कोसाइन वो हो गई 1,0,0,0, 1,0,0,0। इसी प्रकार आप वाई एक्स और जेड एक्स की है वो खुद के लिए आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। इसके आगे का जो पार्ट है वो आपको खुद से करना है। वाई एक्स में क्या होगा, बीटा 0 हो जाएगा, अल्फा और गामा 90 डिग्री हो जाएगा, और जेड एक्स की दिक कोसाइन जब हम ज्ञात करेंगे तो अल्फा और बीटा 90 डिग्री हो जाएगा, गामा है वो 0 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आएंगे, वाई एक्स की दिक कोसाइन 0 1 0 आ जाएगी, और जेड एक्स की 0 0 1 आ जाएगी। यदि हम आगे चलें तो आगे अपना प्रश्नावली 11.1 है, वो इसी कॉन्सेप्ट पर, जितना अपन ने कॉन्सेप्ट देखा है इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, और आप इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउट भेज सकते हैं, या आप मुझे अपने इंस्टाग्राम जो हैंडल है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो उस पर भी जाकर के आप अपने जो डाउट्स है वो भेज सकते हैं। मैं आप सभी के डाउट्स को या तो अगली क्लास में लेने की कोशिश करूंगा, या कोशिश ये करूंगा कि आपको हैंड टू हैंड उसका सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवा दिया जाए वहीं के वहीं। अब यदि हमने एक क्वेश्चन उठाया है जैसे एक्सरसाइज 11.1 का, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। अब की बार क्या दिया गया है कि एक रेखा है जो निर्देशांक है यानी कि एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स तीनों के साथ जो एंगल है वो एक समान बनाती है, तो उस रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात करना है। यानी कि अब की बार हमें क्या दिया गया है, दिया है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यू है वो बराबर दी गई है अब की बार। तो अब हम क्या करेंगे, तो कोस अल्फा बराबर कोस बीटा बराबर कोस गामा हो जाएगा, क्योंकि हमें दिया क्या गया है अल्फा बीटा और गामा बराबर है, तो इसके कोस मान भी हैं वो भी बराबर होंगे। हमें जानते हैं या हमें पता है, हम लिख देंगे हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, वो चीज तो मैंने आपको बताई ही नहीं कि यहां पर एक चीज और होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं यहां पर आपको बताना भूल गया। एल एम और एन जो होते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इन तीनों की वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं तो उनका एडिशन एक आता है। ये बहुत जरूरी चीज है आप सब लोगों के लिए, ये आप सब लोगों को याद होनी चाहिए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है। इसी चीज को हम यहां पर अप्लाई करेंगे कि हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, तो यहां से क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। अब हमें कोस अल्फा को हम कोस बीटा कोस गामा भी लिख सकते हैं, तो मैं एक काम करूंगा, कोस बीटा और कोस गामा उन सभी को कोस अल्फा के रूप में चेंज कर दूंगा। यहां से क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1।
अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। यहां से cos स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा 1/3 और cos अल्फा क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ये आ गया cos अल्फा का मान। cos अल्फा ये आ गया तो हमें पता है cos बीटा भी यही है और cos गामा भी यही है। तो cos अल्फा बीटा और गामा का हमारे पास जो है वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या लिखेंगे कि रेखा की दिक् कोसाइन उस रेखा की दिक् कोसाइन क्या आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3 और इसी प्रकार कोमा प्लस माइनस 1/√3 आ गई। ये आ गई किसी रेखा की दिक् कोसाइन जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, मतलब अल्फा बीटा और गामा का मान है वो एक ही है। ये हम इस प्रकार से, और ये एक चीज और आपने यदि इस क्वेश्चन में नोटिस की हो तो वो क्या है कि मैंने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करवाया है कि जिस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में व्यवस्थित करके एक सही ढंग से, यानी कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है वो क्या होता है, यदि आप वो देखोगे तो आप इस क्वेश्चन से अंदाजा वो लगा सकते हो। तो हम इस यहां पर वन शॉट के साथ साथ ये भी सिखा रहे हैं कि हमें बोर्ड में किस प्रकार के से स्टूडेंट को वो है अपना आंसर है वो लिखना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। आगे का अपना जो टॉपिक है वो है अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण। देखो यदि मैं आपको बताऊं, जस्ट 1 सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ तो देखो यदि मैं आपको बताऊं कि अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, मतलब अंतरिक्ष का क्या मतलब होता है। अंतरिक्ष से यहां पर तात्पर्य है कि 3D में रेखा का समीकरण है वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब इसको ज्ञात करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि जब कोई भी बिंदु दिया गया हो एक रेखा पर और उसी के साथ सदिश बी के समांतर, यानी कि उसके समांतर सदिश दिया गया हो। रेखा पर कोई भी एक बिंदु दिया गया हो और उसके साथ एक समांतर सदिश है वो दिया गया हो। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि किसी भी रेखा पर दो बिंदु दिए गए होंगे और उन दोनों बिंदुओं की मदद से हमें उस रेखा का समीकरण है वो बताना है। 2D में हम पीछे सीख के आ चुके हैं और अब हमें 3D में इसको बताना है। यदि मैं यहां पर बात करूं कि दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण। अब यहां पर यदि मैं बात करूं, मान लीजिए कोई बिंदु दिया गया होगा, जैसे मैं कोई भी एक रेखा बनाता हूं, ये लीजिए ये कोई भी एक रेखा दी गई है। मान लीजिए ये एक रेखा दी गई है हमें, इस रेखा पर कोई भी एक बिंदु दिया गया होगा। मान लीजिए ये बिंदु दिया गया है ए के निर्देशांक भी दिए गए होंगे और इस वेक्टर बी जो समांतर है इसका भी हमें वेक्टर दिया गया होगा। और इसी के साथ मान लीजिए कोई एक ये है, इसके समांतर सदिश, इस रेखा के समांतर सदिश ये क्या हो गया बी वेक्टर। जैसे बी वेक्टर हमें दे दिया गया होगा
A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। इस प्रकार से हमें यह दिया गया होगा, या A B C भी हो सकता है। A1 B1 C1 की जगह A i कैप प्लस B j कैप प्लस C k कैप, यानी कि ये हमें किस प्रकार भी दिया गया हो सकता है। जैसे कोई भी A हो गया, इसके निर्देशांक मान लीजिए आपको दिए गए हैं x1 y1 z1। तो अब हमें उस रेखा का समीकरण है वो बताना। रेखा का समीकरण हम दो प्रकार से बता सकते हैं, एक होता है सदिश समीकरण, एक होता है कार्तीय निरूपण। यानी कि एक तो होता है वेक्टर फॉर्म में यानी कि सदिश रूप में, और एक होता है कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। यदि मैं यहां पर बात करूं सदिश रूप में रेखा का समीकरण, तो वो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्बडा बी। एक सेकंड दीजिएगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी दिए गए बिंदु और दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। यहां पर यदि आप बात करोगे कि भैया आपने ए और बी क्या लिख दिया, तो बी वेक्टर तो आप समझ गए होंगे कि जो समांतर सदिश है वो हो गया। अब यहां पर ए वेक्टर क्या लिख दिया आपने, तो मैंने आपको बताया कि ये क्या है, सदिश रूप में है, तो हम यहां पर इसको सदिश रूप में ही निरूपित करेंगे। अब जो बिंदु है ए, इसका स्थिति सदिश होता है, वो क्या होता है, यहां पर स्मॉल ए है। अब क्या लिखेंगे हम, ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओ ए वेक्टर, जिसे मैंने कैपिटल ए नाम दे दिया, स्मॉल ए नाम दे दिया, सॉरी। तो स्मॉल ए क्या हो जाएगा यहां पर, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये हो गया यहां पर इसका स्थिति सदिश। यदि मैं यहां पर बात करूं सदिश रूप में हो गया, और इसी का यदि मैं बात करूं कार्तीय रूप, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण, तो वो क्या होगा, सदिश को ही हम कार्तीय रूप में चेंज करेंगे। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये इस प्रकार से दिया गया होगा, और फिर हम आगे उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो इतना डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं, तो हम सीधा कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण है वो देख लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। ये होता है कार्तीय रूप में किसी भी रेखा का समीकरण। तब आप पहचान कैसे करोगे, x1 y1 z1 ये क्या है, दिए गए बिंदु हैं, ए बी सी क्या है, जो समांतर सदिश दिया गया होगा उसके दिक् अनुपात है। आप यहां पर a1 b1 c1 की जगह ए बी सी भी लिख सकते हो, जैसे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस प्रकार दिए हो तो ए बी सी ये हो गए। इस प्रकार से आप किसी भी रेखा का सदिश रूप में समीकरण और कार्तीय रूप में समीकरण है वो देख सकते हो। अब जैसे अब की बार हमें क्या दिया गया है कि रेखा तो दी गई है, लेकिन अब की बार किसी भी दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण है वो हमें बताना है। इसका मतलब क्या है कि अब की बार हमें कोई भी दो बिंदु दिए गए होंगे और उनकी मदद से हमें रेखा का समीकरण है वो बताना है। जैसे कोई भी ये एक रेखा है,
अब की बार यहां पर कोई भी दो बिंदु दिए गए होंगे, जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए के निर्देशांक मान लीजिए हमें दे रखे हैं x1 y1 z1, बी के निर्देशांक दिए गए हैं x2 y2 और z2। ये हमें ए और बी के है निर्देशांक दिए गए हैं। अब हमें करना क्या है यहां पर कि दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा, उसका हमें समीकरण है वो बताना है। तो इसको हम किस प्रकार से बता पाएंगे, यदि मैं उसकी बात करूं तो उसमें क्या होगा कि जो ए होता है, देखो हमें कार्तीय रूप में भी बताना है और हमें वेक्टर फॉर्म में भी बताना है। तो यहां पर तो सिर्फ निर्देशांक दिए गए हैं, इन्हें हम सबसे पहले वेक्टर रूप में चेंज करते हैं, यानी कि वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ए का स्थिति सदिश अब की बार क्या हो जाएगा, स्मॉल ए वेक्टर, वो क्या हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी प्रकार b का स्थिति सदिश, b का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, स्मॉल b वेक्टर, ये क्या हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये आ गए ए का स्थिति सदिश और बी का स्थिति सदिश। अब यदि मैं बात करूं दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो रेखा के समीकरण की यदि मैं बात करूं, रेखा का समीकरण सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वेक्टर फॉर्म में यानी कि सदिश रूप में। तो सदिश रूप में इस रेखा का क्या समीकरण हो जाएगा, वही आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्बडा इंटू, अब की बार बी माइनस ए हम करने वाले हैं, ये हो गया। यहां पर आर वही है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर क्या है, स्थिति सदिश बोल सकते हो या उस रेखा का स्थिति सदिश बोल सकते हो। ए क्या है, ए वेक्टर, और बी माइनस ए हो गया, ये लैम्बडा क्या हो गया, यहां पर कोई भी एक कांस्टेंट है वो हो चुका है। इसी को हम यदि कार्तीय रूप में चेंज करेंगे तो वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है कि हम बिंदु रखें और फिर इसको चेंज करें। तो हम इसका क्या करते हैं, सीधा शॉर्टकट जो भी फॉर्मूला यानी कि इसका जो भी वो होगा फॉर्मूला होगा वो हम देख लेते हैं कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण है वो क्या होगा, देखो सेम उसी प्रकार से होगा x माइनस x1 अपॉन। अब मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि किसी दो बिंदु दिए गए हो और फिर उनका यदि दिक् अनुपात ज्ञात करना हो तो वो किस प्रकार से होगा, x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इस प्रकार से ये होता है। तो इन फॉर्मूलों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और फिर हम इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो यदि हम आगे चलें तो आगे अपना टॉपिक है दो रेखाओं के बीच कोण और समांतर तथा लंबवत रेखाओं की क्या शर्त होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको 1 मिनट के लिए रुकना होगा। हाँ, तो आइए अब हम हमारे इस टॉपिक को आगे और डिस्कस करते हैं। है क्या,
दो रेखाओं के बीच कोण। अगला जो अपना ये जो टॉपिक है वो क्या है, दो रेखाओं के बीच कोण, यानी कि एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब जैसे यहां पर क्या होगा, एक सेकंड के लिए दीजिएगा आप मेरे को। ओके, हाँ, जैसे ही कोई भी दो रेखाएं दी गई होंगी, ये दिस हो गया, लेकिन इनको हम यहां पर मान लीजिए ये हमें कोई भी दो रेखाएं दी गई हैं, इनके बीच का जो एंगल होता है, यानी कि वो ये पूछ रहा है, ये क्या होगा, यही पूछने की कोशिश कर रहा है। अब दो रेखाएं हैं, ये हमें पता है कि एक ही तल में है, तो यहां पर क्या होगा, मान लीजिए इस रेखा का हमें दिया गया है आर क्या है, a1 प्लस लैम्डा ऑफ b1, और इस रेखा का समीकरण क्या दिया गया है, आर बराबर a2 प्लस लैम्डा ऑफ b2। यहां पर क्या दिया गया है, इस रेखा का जो हमें समीकरण है वो a2 प्लस लैम्डा b2 दिया गया है, यहां पर r क्या दिया गया है, a1 प्लस ऑफ लैम्डा b1 दिया गया है। अब हमें यह भी पता है कि इसका कोई भी एक बिंदु है, वो ये बिंदु कॉमन है। दो रेखाओं के बीच कोण की जब हम बात करें तो इसका यानी कि रेखाओं को जब हम बताएंगे तो कम से कम एक बिंदु जो है वो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, यदि वो एक ही तल पर है तब। तो यहां पर दो रेखाओं के बीच, इन दोनों रेखाओं के बीच एंगल, इसका मतलब क्या है, यदि मैं उसको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि जो b1 और b2 है, यानी कि समांतर सदिश के बीच का जो कोण है वही इन दो रेखाओं के बीच कोण होगा। क्या हो जाएगा, उनके समांतर सदिशों के बीच कोण। उनके समांतर सदिशों के बीच कोण। और ये हमने पिछला जो चैप्टर है आपका वेक्टर, उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जब हमें कोई भी दो सदिश दिए गए हो और उनके बीच का जो एंगल है वो ज्ञात करना हो तो वो क्या होगा, वो हमने चैप्टर में देखा था, cos थीटा बराबर b1 वेक्टर इंटू b2 अपॉन मोड ऑफ b1 एंड मोड ऑफ b2। यही आया था ना हमारे पास कि किसी भी दो सदिश के बीच का जो एंगल है वो हम किस प्रकार से निकालते हैं, वो होता है cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन मोड ऑफ b1 एंड मोड ऑफ b2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी दो रेखाओं के बीच है वो एंगल बता सकते हैं। मान लीजिए यहां पर आपको b1 और b2 दिया गया हो, मान लीजिए माना b1 क्या दिया गया है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। इसी प्रकार b2 वेक्टर क्या दिया गया हो, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। इस प्रकार से यहां पर a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 दिए गए हैं। अब हमें क्या पूछा गया है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये समांतर और लंबवत होंगी, तो इनकी क्या कंडीशन होने वाली है। यदि मैं उनकी बात करूं कि समांतर और लंबवत रेखाओं की कंडीशन, तो समांतर रेखाओं की कंडीशन आपको भी पता है क्या होने वाली है कि जब b1 वेक्टर बराबर लैम्डा ऑफ b2 हो, यानी कि दोनों जो स्थिति सदिश हो वो लैम्डा टाइम मल्टीप्लाई हो और इक्वल हो, ये हो तब तो हम ये बोल सकते हैं कि जब ये दोनों जो समांतर सदिश है, ये जो दोनों सदिश दिए गए हैं b1 और b2, ये लैम्डा टाइम्स ऑफ
ये मल्टीप्लाई में हो यानी कि दोनों समांतर होंगे तभी तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो समांतर होने की कंडीशन तो ये हो गई, ये तो हो गई वेक्टर रूप में। तो या यदि मैं बात करूं यानी कि कार्तीय रूप में, तो उसमें क्या होगी कंडीशन, उसमें हो जाएगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। दोनों रेखाएं समांतर कब होंगी, जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर दिया गया हो c1/c2 के। और आगे जब मैं बात करूं लंबवत रेखाओं की, तो लंबवत रेखाओं की कंडीशन है वो क्या होगी, यहां पर तो a1, यहां पर क्या होगा b1.b2 वेक्टर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर। यदि दोनों वेक्टर का अदिश गुणन 0 आ जाए तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, लंबवत होंगे, यानी कि उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए कोस थीटा। तो कोस थीटा का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसी को हम यदि मैं कार्तीय रूप में लिखने की कोशिश करूं तो वो क्या होगा, a1a2 प्लस b1.b2 प्लस c1c2 का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। ये कंडीशन क्या होगी, कब होगी अप्लाई, जब दो रेखाएं क्या हो, लंबवत हो। या लंबवत रेखाओं की कंडीशन की जब हम बात करें तो वो ये कंडीशन होती है। समांतर रेखाओं की ये होती है, लंबवत रेखाओं की कंडीशन है वो ये होती है। तो ये टॉपिक आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। दो रेखाओं के बीच कोण, इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी को आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक क्वेश्चन जो है वो मैं भी लेकर के आया हूं। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वही दिया गया है कि रेखा युग्म R बराबर ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया a2 वेक्टर और ये हो गया b2, ये ही दिया गया है। अब हमें तो इनके बीच का एंगल है वो बताना है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर b1.b2 अपॉन मोड ऑफ b1 एंड मोड ऑफ b2। क्या आप निकाल लोगे ये चीजें, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, अदिश गुणन आएगा, क्या जाएगा, मैं सीधा ही करके आपको बता देता हूं। आप इनको अलग अलग निकालना, साइड में b1 क्या आएगा, b2 क्या आएगा, फिर b1.b2 निकालना है और उनका मोड है वो भी आपका, यानी कि उनका मापांक है वो भी आपको ज्ञात करना है। 1 × 3 यानी कि 3 प्लस 2 × 2 यानी कि 4 और 6 × 2 यानी कि 12 अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 8 और 1 9 हो जाएगा। रूट ऑफ 9 इंटू रूट ऑफ यहां पर 9 और 4 13, 13 और 36 यानी कि 49। क्या आ जाएंगे, 12 3 15 4 19 अपॉन यहां पर से क्या आ जाएगा 3 × 7 यानी कि 21 आ गया। तो कोस थीटा बराबर क्या आ गया, 19/21 आ गया। तो यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 19/21 आ गया। ये आ गया, इन दो के बीच एंगल है वो इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे यदि मैं और चलूं तो वो क्या है, दो रेखाओं के बीच दूरी। अब देखो दो रेखाओं के बीच दूरी है वो हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो जब क्या हो दोनों रेखाएं, एक सेकंड, यदि कुछ चीज मिल जाती तो मैं आपको और अच्छे से समझा पाता। जैसे क्या है, यहां पर कुछ भी नहीं है, चलो कोई ना। देखो दो रेखाओं के बीच दूरी है वो हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो जब वो दोनों किसी एक ही तल में हो यानी कि सहतलीय हो। जब एक ही तल, मान लीजिए ये एक बोल्ड है ये एक तल है, तो आप इनको बढ़ाओगे तो वो कहीं ना कहीं टच होंगी, तो इनके बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि आप यहां पर कुछ आएगी, यहां पर कुछ आएगी। तब तो हम
दूरी कब ज्ञात कर सकते हैं? जब वो दोनों एक ही तल में हो, जब तो वो दोनों यानी कि समांतर रेखाएं हो तब तो उनके बीच की हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। या फिर क्या हो कि दोनों विषम तलीय हो यानी कि अलग अलग तल में हो, तब तो हम उनके बीच की दूरी है वो बता सकते हैं। तो कंडीशन अप्लाई करेंगे तो दो प्रकार से होगी। एक तो जब क्या हो विषम तलीय, विषम तलीय रेखाएं यानी कि अलग अलग तल में हो, और एक ही तल में हो तब क्या होंगी? वो समांतर रेखाएं हो। अब देखो विषम तलीय में किस प्रकार से दी गई होंगी दो रेखाएं? R बराबर A1 प्लस लैम्डा ऑफ B1, इसी प्रकार R बराबर क्या होगा? A2 प्लस लैम्डा ऑफ या म्यू B2, ये दिया गया है। इसी प्रकार समांतर रेखाएं किस प्रकार से दी गई होंगी? R बराबर A1 प्लस लैम्डा B1, और दूसरी कंडीशन क्या दी गई होगी? R बराबर A2 प्लस म्यू B। ये हमें किसी भी दो रेखाओं के जो है रेखाओं का समीकरण दिया गया होगा। यहां पर A1 A2 क्या है? वही कोई बिंदु दिया गया होगा, उसका स्थिति सदिश, और B1 और B2 क्या है? उस रेखा के समांतर सदिश है। और यहां पर आप बोलोगे कि भैया B1 और B2 क्यों नहीं आया? तो उन दोनों समांतर रेखाओं का जो समांतर सदिश होता है वो एक ही होगा। किसी मतलब मल्टीप्लाई में कुछ हो सकता है, 2 हो 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो B है वेक्टर B वो क्या होगा? एक समान ही होने वाला है। तो इनके बीच की दूरी अब हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो दूरी क्या आ जाएगी? A2 माइनस A1 डॉट ऑफ B1 क्रॉस B2 अपॉन मोड ऑफ B1 क्रॉस B2। कुछ समझे? इसका भी मोड आएगा क्योंकि हमें तो केवल और केवल दूरी चाहिए, यानी कि दूरी चाहिए तो मोड आ जाएगा। अब यहां पर दूरी का जो फॉर्मूला है वो ये है। अब इसके बिल्कुल डिटेल में तो हम जा नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि दूरी कहां से आई। A2 वेक्टर ये है, A2 माइनस A1, इनका डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, ये जो आएगा इसका मोड अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मोड। तो इस प्रकार से हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। समांतर रेखाओं के बीच में कंडीशन क्या होगी? तो वो हो जाएगी मोड ऑफ B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मोड ऑफ B, ये हो जाएगा। B वेक्टर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई A2 माइनस A1, इसका मोड अपॉन B का मोड, यानी कि मापांक ऑफ B। इस प्रकार से हम दो रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा आज की इस क्लास का लास्ट टॉपिक, हम ज्यादा लंबी भी नहीं खींचेंगे, दो रेखाओं के सहतलीय होने की शर्त। अब देखो ये कुछ मैं कंडीशन लेके आया हूं, जैसे एक ही तल में है, दो रेखाएं दी गई हैं, उनके दोनों रेखाओं के समीकरण हैं वो दिए गए हैं। A1 क्या है, B1 क्या है, A2 क्या है, B2 क्या है, ये चीजें मैं क्या है यहां पर लिख करके लेकर के आया हूं, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो कम से कम वेस्ट हो और हम कम टाइम में ज्यादा रिवीजन है वो कर पाए। तो यहां पर क्या होगा कि दो रेखाओं के सहतलीय होने की शर्त। अब यहां पर हमें बताना क्या है कि कोई भी जैसे दो रेखाएं होती है वो एक ही तल में होंगी, इनकी क्या कंडीशन होती है, हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यदि वो मैं बात करूं
तो यदि मैं आपको सदिश रूप में बात करूं, सदिश रूप में, तो वो होंगी A2 माइनस A1 डॉट ऑफ B1 क्रॉस B2। इनका डॉट प्रोडक्ट यदि 0 आ जाए तो ये क्या होंगी, एक ही तल में होंगी, यानी कि सहतलीय होंगी। यदि उसी प्रकार मैं बात करूं कार्तीय रूप, तो कार्तीय रूप में क्या होगा, x2 माइनस x1 A1 B1 A1 A2 y2 माइनस y1 B1 B2 एंड Z2 माइनस Z1 C1 और C2। यदि इनका मान 0 आ जाए, सारणिक ऑफ, यानी कि इसके डिटर्मिनेंट का मान यदि 0 आ जाए तो वो क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। उम्मीद है आज की ये जो अपनी क्लास है ये आप सब लोगों को पसंद आई होगी। आप इसके बाद एक्सरसाइज 11.2 के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है आप सब लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी, लेकिन फिर भी मैंने आप सब लोगों के लिए जो क्लास है वो रिकॉर्ड की है। तो एनर्जी आज की क्लास में कम लगी होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट है वो हमने सभी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।